जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च। अब यहाँ पे केवल क्राइटेरिया ऑफ अ रिसर्च क्यों नहीं लिखा, गुड रिसर्च क्यों? बिकॉज एक एप्रोप्रिएट रिसर्च, एक सही रिसर्च किस प्रकार का होना चाहिए, हम उसके पैरामीटर्स आज यहाँ पे देखेंगे। इसलिए गुड रिसर्च, गुड वर्ड मेंशन है कि आपका रिसर्च तो सही होना ही चाहिए, सिस्टमैटिक और एक प्रॉपर प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस तो फॉलो होनी ही चाहिए। बट व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्या ऐसे चीजें हैं जो एक अच्छे रिसर्च को दर्शाती हैं? सो जो फर्स्ट पर्पस है, फर्स्ट पॉइंट है, पर्पस ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है द पर्पस ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड? प्रॉब्लम क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दिस इज अ ऑप्शन, अल्टरनेटिव है कि जो रिसर्च है, रिसर्च कुड बी अ प्रॉब्लम, रिसर्च कुड बी अ टू फाइंड समथिंग। इनमें से कुछ भी रिसर्च हो सकता है। या तो हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च कर सकते हैं, या किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए जो पर्पस है रिसर्च का, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है या कुछ कॉन्सेप्ट या न्यू फाइंडिंग्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, रिसर्च करके देखना चाह रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहते हैं। तो ये पहले से ही, रिसर्च स्टार्ट होने के पहले से ही जो पहली चीज है क्लियर करने की, वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? यदि आपसे अभी पूछा जाए कि आपका पर्पस क्या है रिसर्च का, तो आप क्या बताएंगे? बताना है, बताइए। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ रिसर्च? यहाँ आप सभी एक कॉमन गोल के लिए हैं, है ना? कॉमन गोल क्या है? टू गेट दिस रिसर्च डिग्री, यही आपका एक कॉमन गोल है। ये एकेडमिक रिसर्च है, हम अभी कोई लेबोरेटरी बेस्ड या कुछ स्पेस ओरिएंटेड कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी जो इकट्ठा हुए हैं, हम ये एक कॉमन गोल के लिए हैं। योर पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू गेट दिस रिसर्च डिग्री। आपके यहाँ पढ़ने, यहाँ इकट्ठे होने का जो कारण है, वो रिसर्च की जो एकदम हाईएस्ट डिग्री है, उसको लेने के लिए है। लेकिन अब मैं कहूँ कि ये तो आपके कोर्स का ऑब्जेक्टिव हुआ। जो आप रिसर्च करेंगे, जो आप स्टडी करेंगे, उसका पर्पस क्या होगा? तो डेफिनेटली आप सभी डिफरेंट डिफरेंट कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस कोर्स से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आप एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि आपका जो पर्पस ऑफ रिसर्च है, वो पर्टिकुलर इस एरिया ऑफ फील्ड में है, इस कोर्स से है। और वहाँ जो रिसर्च होंगे, स्टडी के जो रिसर्च होंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस कहलाएंगे। तो कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? अभी मेरी किसी से एक डिस्कशन हो रही थी, और मैंने ऐसे ही पूछा कि आपका पर्पस क्या है? तो वो थोड़े से कंफ्यूज मुझे लगे कैंडिडेट, कि वो अपने पर्पस को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ स्टडी का पर्पस हमारा अंडरस्टैंडिंग है, करना है कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है, ये कोर्स को हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्च कैसे किया जाता है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो रिसर्च है, वो तब कहलाएगा जब आपका एक टाइटल अप्रूव हो जाएगा, वही आपका एक रिसर्च पर्पस होगा। और यहाँ पे चूंकि हम बहुत अलग अलग कोर्सेज से हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, फील्ड से है, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो आप टाइटल डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट दिया है कि 3 टॉपिक आपको सबमिट करना है, तो वही आपके पर्पस ऑफ रिसर्च कहलाएंगे। यदि बिजनेस की बात करूं, मैनेजमेंट जो है वो चीज़ों को मैनेज करता है, कि हाउ यू कैन मैनेज द थिंग्स। जो हमारी डेली लाइफ में भी हम अपनी पूरी एक छोटी छोटी चीज़ों को, डेली जो एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करते हैं, राइट? तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड रिसर्च नहीं होते हैं, रिसर्च बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को करते हैं, उसमें स्टार्ट करते हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। बिजनेस किया ही इसलिए जाता है कि वो प्रॉफिट अर्निंग हो, प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जाता है। तो जब इस प्रकार के किसी हम
उद्देश्य के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें क्या होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे टाइम टू टाइम हम एग्जाम्पल से समझते ही हैं, है ना, कि बिक्री कम हो गई, क्या कारण है कि बिक्री कम हो गई, राइट। जो प्रॉफिट है वो लास्ट क्वार्टर से अभी बहुत ज्यादा आया, तो क्यों आया, ऐसा क्या अच्छे एफर्ट्स बिजनेसमैन ने लिए कि उसका प्रॉफिट इस क्वार्टर में ज्यादा आया। एक कंपैरेटिव एनालिसिस की जरूरत होती है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं तो उसमें एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक वर्ड होता है ह्यूमन कैपिटल, तो जो एचआर है वो सब्जेक्ट ह्यूमन बेस्ड स्टडी करता है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता है। कॉमर्स की बात करूं तो जो पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं उस पे हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। प्रोडक्शन हो चाहे, अब इन जनरल हम प्रोडक्शन का मीनिंग अलग लेते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्रोडक्शन की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन की मीनिंग थोड़ी अलग है। तो ये आपके सब्जेक्ट से डिपेंड करता है कि आप क्या टाइटल लेके चल रहे हैं, है ना। अभी जैसे केमिस्ट्री ही ले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है। मैथ्स की बात करें तो लीनियर इक्वेशन बेस्ड आप रिसर्च करना चाहते हैं, या जैसे एक मैम ने कहा था उस दिन ग्राफ थ्योरी पे करना चाहते हैं, तो क्या एक क्राइटेरिया, क्या कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं, वो आपको इनिशियली क्लियर होना चाहिए। और ये क्लियर कैसे होगा? जब आप पुराने रिसर्च पेपर की थॉरोली, आराम से एक गहराई के साथ स्टडी करेंगे, तब जाके ये पर्पस क्लियर होगा। रिसर्च पर्पस केवल इतना नहीं होना चाहिए, लिमिटेड नहीं, बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू फास्ट और टू लिमिटेड, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा विस्तारित भी नहीं होना चाहिए। कैसे? अब यदि बिजनेस के एग्जाम्पल को ही मैं लूं तो केवल, या किसी एक लिटरेचर की ही बात करूं तो केवल किसी एक कॉन्सेप्ट की, एक सिद्धांत की, नियमों की केवल आपने स्टडी की, है ना, उसके बारे में जाना। जैसे अभी मैंने कई टॉपिक मंगाए थे तो आप लोगों ने लिखा है कि कॉन्सेप्ट को जानना, है ना। तो केवल जानना एक रिसर्च नहीं हो सकता है ना। रिसर्च के लिए क्या जरूरी है कि आप उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, है ना, तुलनात्मक अध्ययन या समीक्षात्मक अध्ययन करें कि बहुत सारे पैरामीटर हैं आपके टॉपिक में, तो उसको आप कंक्लूड कर रहे हैं। या विश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए, मतलब एनालिटिकल स्टडी, कि जितने भी वेरिएबल्स आपके रिसर्च में, रिसर्च स्टडी से रिलेटेड है, उन सारे रिसर्च पैरामीटर को आप एक एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करें। मतलब हर एक छोटी चीज का, हर एक छोटे कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये चीजें आपकी पर्पस में आती हैं। केवल चीजों को समझना, जानना या पहचानना, ये आपके रिसर्च को कुछ ऐसे वर्ड बहुत लिमिट कर देते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक के लिए ये एक उद्देश्य या ये पर्पस काफी हो सकता है कि फला एक कंसेप्ट के बारे में और डिटेल में जानना या उसके परिणामों को जानना। लेकिन केवल परिणामों को जानना, किसी एक वेरिएबल के परिणामों को जानना प्रोजेक्ट तक ठीक है। जब हम एक इस पीएचडी लेवल की बात करते हैं, एक रिसर्च स्टडी की बात करते हैं, तो पैरामीटर्स भी सफिशिएंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा हमें पैरामीटर्स भी नहीं लेने हैं, लेकिन इतने लेने हैं जिससे कुछ एक प्रॉपर ऑथेंटिक आउटकम आ सके, है, एक सही कंक्लूजन हमारे सामने, रिसर्चर के सामने आ सके। दूसरा जो एक क्राइटेरिया है रिसर्च का, वो है डिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल। जो डिटेल्स है वो प्रॉपरली मेंशन करना है। अब एक क्वेश्चन आता है कौन सी डिटेल मेंशन करना है। तो ये एक प्रोसेस है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पे एंड हो रही है रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च जो प्रोसेस है, सबसे पहले उसमें है प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, है ना, ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइटल डिसाइड हो जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, जिनको हम मेन ऑब्जेक्टिव,
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव, इन सारे नामों से जानते हैं। अलग अलग राइटर अलग अलग वर्ड अपने रिसर्च वर्क में यूज करते हैं। तो टाइटल डिसाइड होने के बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको डिफाइन करना है, राइट। 4 या 5 कम से कम, एक किसी भी टॉपिक को ले तो कम से कम 4-5 इतने ऑब्जेक्टिव इजीली डिफाइन हो जाते हैं, है ना। बहुत छोटे छोटे ऐसे वेरिएबल जिनका बहुत गहरा असर आपकी स्टडी पे नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स है या सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मोर देन 10 या मोर देन 5 ही लेना, ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है। उतने ही ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं जितने जितने से आपकी जो रिसर्च टाइटल है वो जस्टिफाई हो सके। ठीक। उसके बाद आते हैं हाइपोथेसिस पे। बहुत सारे काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो। ये डाउट है उन मोस्टली रहता है लिटरेचर्स में कि जो लिटरेचर है वो हाइपोथेसिस बेस्ड होती है या नहीं। तो डेफिनेटली यदि आपने तुलनात्मक अध्ययन लिया हुआ है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो हाइपोथेसिस बनेंगे। सेम ये जो मैंने स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह बताए हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, वो सारे सेम रिसर्च डिजाइन एप्लीकेबल होगी, है ना। बहुत स्पेसिफिक कोई एक सब्जेक्ट होता है जिसके लिए प्राइमरी डेटा बनाया नहीं जा सकता है, उस पे होता है हम सेकेंडरी डेटा से काम करते हैं, है ना। जैसे गवर्नमेंट की किसी योजना का आप अध्ययन कर रहे हैं, है ना? तो वो योजना जो है उसके लिए आप डेटा जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, है ना, गवर्नमेंट ने जो नियम दिए हैं उस योजना के साथ, उसके लिए तो आपको पुराने डेटा पे ही, हिस्टोरिकल डेटा पे ही अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसका असर यदि लोगों पे हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोगों से पूछेंगे। तो जब हम लोगों से पूछते हैं तो वो डेटा प्राइमरी डेटा में आ जाएगा। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल डेटा पे ही काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के स्टडी कर रहे हैं, जैसे कल ही बताया था मैंने प्रौढ़ शिक्षा, है ना, प्रौढ़ शिक्षा कौन सा प्रोग्राम अब मेरे मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से ये बंद हो चुका है। प्रौढ़ शिक्षा करीबन 15 साल पहले काफी, 15 हाँ 15 इयर्स पहले काफी पॉपुलर था, जिसमें गवर्नमेंट ने काफी अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू बहुत अच्छा रिजल्ट सामने लेके आए हैं। तो इस प्रकार की यदि हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है तो सेकेंडरी डेटा पर ही काम होगा। इतना बताने का मतलब ये है, इतनी डिटेल में बताने का मतलब ये है, रिसर्च बाद में चालू होती है, लेकिन उससे रिलेटेड पैरामीटर्स आपको पहले से पता होना चाहिए। और क्या क्या पता होना चाहिए वो हम डेली रिपीट कर रहे हैं कि आपको अभी जो आपके पास एक इतना बहुत अच्छा टाइम है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है रिसर्च प्रोसेस को, रिसर्च डिज़ाइन को, रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से समझना। थर्ड पॉइंट है, रिसर्च डिज़ाइन शुड बी क्लियरली प्लान्ड। जब रिसर्च डिज़ाइन प्लान करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो रिसर्च डिज़ाइन को क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए, है ना। क्रॉस चेक कैसे करते हैं? पायलट स्टडी से। जो ये पायलट वर्ड है, ये थोड़ा सा मतलब ओल्ड वर्ड है, ट्रेडिशनल वर्ड है। पुरानी जो रिसर्च हुए हैं वो रिसर्च में आपको पायलट स्टडी ये नाम, ये वर्ड मिलेगा। लेकिन अभी की जो स्टडी है, करंट स्टडी है, उसमें ये नाम पायलट स्टडी नहीं मिलेंगे, राइट। पायलट स्टडी ही होती है अभी करंट में, लेकिन कब होती है? जब हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं, उतने ही प्रोसेस में पायलट स्टडी कंप्लीट हो जाती है। तो ये पायलट स्टडी का मतलब क्या है? पायलट स्टडी का मतलब है, सपोज फाइनल जो हमारा रिसर्च हम करने वाले हैं उसमें रिस्पोंडेंट्स 1000 या 2000 3000 ऐसे रिस्पोंडेंट्स हम लेने वाले हैं। तो उसी के 10% डेटा से, उसी रेशो के 5% डेटा से हम एक छोटा सा जिसको बोलते हैं ना कि मॉक मॉक टेस्ट
या मॉक प्ले, वैसा एक मॉक रिसर्च कर लेते हैं, मॉक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और क्या चेक करते हैं कि ये जो डेटा, जो रिस्पॉन्सेस रिसीव हुए हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, जो रिप्लाई आ रहे हैं, जो टेस्ट हमें लगाने हैं उसके लिए प्रॉपर एक्चुअल डेटा कलेक्ट हो रहा है या नहीं, मिल पा रहा है या नहीं। तो ये रिसर्च डिजाइन के टाइम में आप एक थोड़ा छोटा सा मॉक रिसर्च कर लेंगे कि सारे वेरिएबल्स तो कवर हुए हैं, कोई वेरिएबल्स की वेरिएबल छूट तो नहीं रहा है। इन केस कोई की वेरिएबल छूट रहा है तो क्या वो उद्देश्य से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं छोड़ रहा है, उस वेरिएबल के बिना रिसर्च अच्छे से हो जाएगी। इन सभी छोटी मोटी जनरल सी चीज़ों को आपको रिसर्च डिज़ाइन बनाते समय ही क्लियर कर लेना है। तो एक अच्छा रिसर्च वही होता है जिसमें रिसर्च डिज़ाइन प्रॉपर हो, टू द पॉइंट हो और एक एग्जैक्ट पिक्चर वो रिसर्च प्रोसेस की शो कर रही हो। फोर्थ पॉइंट है, रिसर्चर शुड रिपोर्ट विद कंप्लीट फ्रैंकनेस। जो भी रिपोर्ट आप बना रहे हैं एज ए रिसर्चर, वो एक प्रोसीजरल डिजाइन होना चाहिए, मतलब उस रिपोर्ट में प्रोसीजर का डायग्राम, मॉडल, फ्लो चार्ट ये जरूर मेंशन होना चाहिए। और कंप्लीट फ्रैंकनेस का मतलब है कि बाइस्ड रिसर्च ना हो, है ना। फीलिंग्स को हमें दूर रख के रिपोर्ट राइटिंग करनी है ना। कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जो जिसमें हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब रिपोर्ट बना रहे हैं, जब फाइनल राइटअप तैयार कर रहे हैं, तो फुल फ्रैंकनेस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीज़ों को मेंशन करिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होता है फाइंडिंग्स, है ना। फाइंडिंग्स को क्लियरली मेंशन करिए कि किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपने रिसर्च स्टार्ट किया और क्या पाया, एट लास्ट क्या रिजल्ट आ रहा है। फाइंडिंग्स को हम एक आम भाषा में निचोड़ बोल सकते हैं कि इस रिसर्च प्रोसेस स्टडी का एक निचोड़ क्या हाथ में आया। और फिर उसको आप समरी भी बोलते हैं। समरी वैसे टेक्निकल वर्ड यहाँ पे फाइंडिंग्स में नहीं आएगी, एकेडमिक रिसर्च में समरी का यहाँ पे मतलब अलग है, इसलिए फाइंडिंग्स वर्ड बोल रही हूँ। तो ये फाइंडिंग्स एग्जैक्टली टू द पॉइंट मेंशन करना है। देन फिफ्थ पॉइंट है, डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडिक्वेट टू रिवील इट्स सिग्निफिकेंस। इसका मतलब है जो भी डेटा आपने अपनी रिसर्च स्टडी में इंक्लूड किया है ना, वो डेटा अपने आप में परिपूर्ण हो, महत्ता लिए हुए हो। इसका मतलब इनकम्प्लीट डेटा को रिमूव करना है और केवल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डेटा को ही इंक्लूड करना है। इन केस डेटा कंप्लीट नहीं है तो उसको या तो पूरा करने की कोशिश करें कि वो डेटा कंप्लीट हो जाए या फिर रिमूव कर दे। अदरवाइज क्या होगा, एरर्स क्रिएट होंगे, है ना। एरर्स होने से जो आपकी जितनी रिसर्च प्रोसेस है, जितना डेटा एनालिसिस है, उसमें सब में एक त्रुटि के साथ रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट होगी, रिजल्ट्स भी आएंगे, फाइंडिंग्स भी आएगी, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगी, पूर्णतः सही नहीं होगी, उसमें हर जगह पे त्रुटियां आएंगी, राइट। तो जो डेटा है वो सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हर डेटा अपने आप में अपनी उसकी महत्ता लिए हो, इररिलेवेंट डेटा यूज नहीं करना। एक इन जनरल आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो डेटा आपके स्टडी से, रिसर्च स्टडी से रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट आपको लगता है, डेफिनेटली आप उसको हटा सकते हैं। एक रिसर्चर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारी फ्रीडम होती है कि रिसर्च प्रोसेस को कैसे करना है ये उसको खुद तय करना है ना। अब चूंकि ये पहली बार रहेगा आप लोगों का रिसर्च, तो उसमें आप अपने सुपरवाइजर की हेल्प लेके उस रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, है ना। डरना नहीं है कि इस बड़ा वेरिएबल को हम हटा दें, इंक्लूड करें, एक्सक्लूड करें। जहां भी डाउट है सुपरवाइजर से, अपने गाइड से कंसल्ट करिए और उसके बाद प्रॉपर जो डेटा है उसको इंक्लूड करिए। सिक्स्थ पॉइंट, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा शुड बी चेक्ड केयरफुली।
नॉट ओनली चेक्ड केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ हमें ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी चेक करना है। रिलायबिलिटी, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, हाउ मच वी कैन रिलाई ऑन दिस बीइंग अ रिसर्चर, हम उन डेटा पे कितना भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो कितना वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट्स में जब हम इसमें टी टेस्ट लगाते हैं और जो वैल्यूज आती है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यदि वो वैल्यू 0.9 अप्रॉक्स आ रही है, दैट मीन्स कि डेटा आर मोस्ट रिलायबल, बहुत ज्यादा रिलायबल है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आप बहुत अच्छे से उस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर एक मिडिल रेंज आती है 0.6 0.7, मतलब अच्छे डेटा है जो रिलायबिलिटी इट्स गुड, उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन जब वो बिलो 0.4 होते हैं, दैट मीन्स रिलायबिलिटी जो है, जो भरोसा है, वो कम करना है और उस डेटा पे काम रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है। तो ये रिजल्ट से, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमने एक एनालिसिस किया, रिलायबिलिटी चेक की और रिसर्च वर्क किया। वैलिडिटी, अब कुछ स्कॉलर्स या कुछ विद्वानों के अनुसार ये एक क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब जो रिस्पॉन्सेज आपके पास आए हैं डेटा के लिए, एनालिसिस के लिए, वो कितने टाइम तक वैलिड रहेंगे। जैसे अभी कोविड का जो हम सभी के लिए फर्स्ट एंड बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस रहा कोविड पीरियड का, इसमें जितनी भी रिसर्चेज हैं कोविड के सिम्टम्स के बारे में, आफ्टर पोस्ट कोविड, आफ्टर कोविड, क्या वो स्टडी अभी वैलिड है? नहीं है। वो हमारे लिए अब हिस्ट्री हो चुकी है, ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, राइट। सो वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी आप फाइंडिंग्स आफ्टर योर रिसर्च स्टडी, जो भी कंक्लूजन, निष्कर्ष आप अपने रिसर्च स्टडी का लिखेंगे, वो कब तक वैलिड रहेगा, है ना। वैलिड मतलब उसको यूज कब तक कर सकते हैं। तो वो जो वैलिडिटी है आपके, डेफिनेटली रिसर्च पीरियड तक तो वैलिड रहना ही चाहिए। उसके बाद या आप ये माना जाता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, आने वाले जो रिसर्चर हैं उनके लिए कर रहे हैं, कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनके लिए। तो कब तक वैलिड रहेगा जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों की टर्मिनोलॉजी से ही, मतलब से ही, मीनिंग से ही क्लियर हो जा रहा है कि रिलायबिलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रदर वैलिडिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए और वैलिडिटी 0 होनी चाहिए। 0 होगी तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उन डेटा पे काम नहीं हो सकता है। वैलिड तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? रिलायबिलिटी देन वैलिडिटी, राइट। ये कुछ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च थे। इसके अलावा ऐसे कुछ पॉइंट जो रिसर्च की डेफिनेशन से ही हमारे सामने आते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि और अदर क्राइटेरिया क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन वी कैन इजीली डिफाइन, इजीली रिप्रेजेंट कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट कुड बी गुड रिसर्च इज सिस्टमैटिक। यदि हमने सिस्टमैटिक काम किया है, ये जो टेन्योर होता है ना, 3 years 5 years, वो फिर भी एक लॉन्ग पीरियड है। तो हर 6 महीने में आपको हर 6 मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उसको सबमिट करने का रीजन ही यही है कि 6 मंथ में आपने क्या काम किया। फर्स्ट 6 मंथ हो गया तो सेकेंड 6 मंथ में आपने क्या काम किया, ये चेक करने के लिए होता है कि जो स्कॉलर्स हैं वो डेड तो नहीं हो गए हैं, डिमोटिवेटेड तो नहीं हो गए हैं, डेड इन द सेंस कि बहुत लेथार्जिक तो नहीं हो गए हैं, राइट, कि उन्होंने अपनी रिसर्च प्रोसेस को बीच में तो नहीं छोड़ दिया है, राइट। तो जो एक रिसर्च है वो तभी अच्छी मानी जाती है जब वो कंटिन्यूशन में सिस्टमैटिकली हो। तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक ये कैसे हो रहा है हमें पता चलेगा,
ऑलरेडी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमने रिसर्च डिजाइन बनाया है, तो उस डिजाइन को हमको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप कि अब हम कहाँ पहुंचे, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, है ना, अगला क्या काम करना है। तो इस प्रोसेस को यदि हम फॉलो करते हैं तो वो गुड रिसर्च में कहलाएगा। देन गुड रिसर्च इज लॉजिकल। लॉजिक्स हमेशा होने चाहिए। इन केस यदि आप लिटरेचर में भी रिसर्च कर रहे हैं तो हर एक पैरामीटर्स के आपके पास लॉजिक होने चाहिए। आपके पास ये कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो लॉजिकल बेस्ड स्टडी में होते हैं, लाइक यही टॉपिक आपने रिसर्च के लिए क्यों लिया, जो भी टॉपिक आप लेंगे इसका एक लॉजिकल आंसर आपके पास होना चाहिए। अब लॉजिकल आंसर कैसे ढूंढेंगे? तो लॉजिकल आंसर आपको मिलेगा जब आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छे से किया होगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है पुरानी रिव्यू, रिव्यू, एक बार तो देखा, कई बार देखा, अगेन एंड अगेन देख रहे हैं, दैट्स व्हाट रिव्यू। देखने का मतलब है सूक्ष्म विश्लेषण, है ना, बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना है। क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि पुराने रिसर्चर्स के टाइटल क्या थे, टाइटल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या लिए गए, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस क्या बनी, डेटा कैसे कलेक्ट हुआ, डेटा एनालिसिस कैसे हुआ, डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, समरी कैसे लिखी गई, कंक्लूजन कैसे निकाला गया, राइट। प्लस जो डेटा कलेक्ट किया है, कौन सी टूल्स एप्लीकेबल हुई, किस प्रकार से वो रिसर्च टूल्स बनाई गई, डेटा सैंपल साइज जो डिसाइड किया वो कैसे डिसाइड किया कि इतना ही सैंपल होना चाहिए। तो जब इन सब की आपने स्टडी की होगी, रिव्यू किया होगा पुराने रिसर्च पेपर का, तो आपके पास ये सारे आंसर्स होंगे कि यही टॉपिक आपने रिसर्च के लिए क्यों लिया। अब ये कैसे आएगा? रिसर्च गैप से। गैप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस आप जस्ट आफ्टर कोर्स वर्क आरडीसी से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा कि इसी टॉपिक में आपको रिसर्च क्यों करना है ना। सपोज ह्यूमन कैपिटल है तो ह्यूमन कैपिटल पे ही क्यों करना है, या एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट पे ही क्यों करना है। क्या अब तक इसमें कोई रिसर्च नहीं हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। तो जब ऑलरेडी हो गया है तो आप ऐसा क्या इसमें नया दे रहे हैं सोसाइटी को, या क्या नया चीज इंक्लूड कर रहे हैं, क्या न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, न्यू थिंग क्या है। तो ये जो है ये लॉजिकल बेस्ड होना चाहिए। हाँ, ये जो सारे आंसर है दैट शुड बी लॉजिकल। तो यदि लॉजिकल इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, दैट मीन्स कि आपका जो रिसर्च है वो एक अच्छा रिसर्च है। थर्ड, गुड रिसर्च इज एम्पिरिकल। जो एक रिसर्च है वो एम्पिरिकल काइंड ऑफ कैटेगरी का होना चाहिए, है ना। एम्पिरिकल का मतलब होता है कि उसमें चीजों का रिपीटेशन ना हो, चीजों का रिपीटेशन नहीं, चीजों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन जब हम वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं तो अगेन एंड अगेन बस एक ही वेरिएबल की सब पे इम्पैक्ट ना देखें। जो ग्रुप और सब ग्रुप्स में स्टडी की गई हो, सारे पार्ट्स इन्वेस्टिगेटेड किए गए हों, तो वो आपका रिसर्च जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का रिसर्च कहलाता है। प्लस केवल जो रिसर्च है वो पॉसिबल हो, जो रिसर्च टाइटल आपने लिया है वो रिसर्च करने के लिए पॉसिबल हो। अब रिसर्च करने के लिए पॉसिबल हो मतलब यदि आपने बहुत ही हाइपोथेटिकल सा टाइप टॉपिक ले लिया, है ना, कि जैसे अभी न्यूज में आ रहा है कि मार्स में जाने के लिए भी बुकिंग्स हो गई हैं, मूवी की शूटिंग होगी, और बहुत सारे ऐसे जो न्यूज आ रहे हैं, इस पे यदि आप रिसर्च करें तो पहली बात तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, कोई अभी तक गया ही नहीं है मार्स पे, है ना। तो इस पे कैसे रिसर्च होगा? दैट मीन्स एम्पिरिकल का मतलब होता है एक साधारण सामान्य जो जनरल मीनिंग है इसकी वो होता है अ, प्रयोग करने लायक, प्रयोग सिद्ध करने लायक, प्रयोग सिद्ध बोल सकते हैं, या जिसपे स्टडी पॉसिबल हो, ऐसा टॉपिक लेना जिसपे रिसर्च पॉसिबल हो। तो रिसर्च वैसा ही लीजिए, कुछ नया के चक्कर में बहुत यूनिक एक अलग चीज होती है ना।
लेकिन बहुत ही अलग सा एक अद्भुत सा टॉपिक ले लेना बहुत अलग चीज हो जाती। तो यूनिकनेस ढूंढिए अपने टॉपिक में, रिसर्च टाइटल में, लेकिन बहुत अजीब सा टॉपिक ना लीजिए। नए के चक्कर में कुछ कैंडिडेट करते हैं कि कुछ नया करना है तो बहुत ही अजीब टॉपिक ले लेते हैं। तो ऐसा टॉपिक नहीं लीजिए जो केवल परेशानियां ही दे। किस प्रकार की परेशानी? डेटा फाइंड, लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं होगा, अब अवेलेबल होगा तो बहुत पुराना होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, डेटा कलेक्शन के टूल्स अवेलेबल नहीं होंगे, फिर डेटा कलेक्शन ही पॉसिबल ही नहीं होगा, डेटा ही नहीं होगा, तो रिसर्च कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। माइंड में, अपने माइंड, अपने विजन को क्लियर रखना है कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं दिस इज एकेडमिक रिसर्च, उसको ध्यान में रख के रिसर्च करना। फिर है गुड रिसर्च इज रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का मतलब होता है पुनः, अगेन एंड अगेन, जिसको कॉपीड बोलते हैं। जैसे एक ही कॉपी की हमने और कॉपी बना ली, तो ये यहाँ पे कॉपी करने का क्या मतलब है कि ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुका है उसकी हमको कॉपी नहीं बनानी है, उसमें नएपन के साथ, कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ फिर रिसर्च करना है। तो अच्छा रिसर्च वही है जो बार 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 जिस टॉपिक पे रिसर्च होते रहे। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ उसमें उतनी ही फिनिशिंग आती जाएगी, उतने ही वो टेक्निकल साउंड सब्जेक्ट होगा। क्योंकि कई रिसर्च स्कॉलर उस टॉपिक पे बार बार रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो डेटा है उसको डुप्लीकेट डेटा यूज कर ले रहे हैं, नहीं, नएपन के साथ फिर से रिफाइन करके, फिर से रिफाइन करके। इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, इमली की चटनी यदि आप बनाते हैं तो उसको आप जितनी बार फिल्टर करते हैं, है ना, उस पानी को जितनी बार छानते जाते हैं उतना ही लास्ट में क्या बचता है? प्योर वाटर, है ना। वैसा ही रिसर्च होना चाहिए कि उस टॉपिक पे भले पुराने रिसर्च हो गए हैं लेकिन उसको नए न्यू विजन से आप बार बार फिल्टर करते जाएं, और एक बहुत फाइन जो एक जो उसका की पॉइंट है ना, उसको इनोवेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करें। दैट इज कॉल्ड अ गुड रिसर्च। ना कि आपने कोई बहुत एक अनोखा टॉपिक लिया, बहुत सारे वेरिएबल्स ले लिए कि मुझे बहुत अच्छा रिसर्च करना है, तो इधर से भी टॉपिक ले लिया, उधर से भी टॉपिक ले लिया, 5 6 8 10 वेरिएबल्स फैक्टर्स सारे ले लिए, सब भी सारे टूल लगा दिए जितने पढ़े थे। मैम ने कहा था टी टेस्ट लगा दिया, कोरिलेशन का, कोरिलेशन देखना है, में रिलेशन है नहीं, कोरिलेशन भी लगा दिया, रिग्रेशन भी लगा दिया, अनोवा भी लगा दिया, मल्टी वेरिएट अनोवा, मल्टी अनोवा लगा दिया, सब लगा दिया। लेकिन जो फाइंडिंग्स है उसमें आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हैं कि एट लास्ट रिजल्ट क्या आया, तो ये जो पूरी मेहनत है वो बेकार गई। तो ऐसे उलझना नहीं है रिसर्च में। देन कम टू प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर्स इन इंडिया। डेफिनेटली आप रिसर्च करेंगे, जब रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसके पहले ही प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए ना। जिस राह हम चल रहे हैं, जिस गली हम जा रहे हैं, कितने गड्ढे आने वाले हैं, वो पहले से पता हो तो हम सावधानी से चलते हैं। वैसे ही रिसर्च में यदि आप रिसर्च इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं तो क्या क्या चीजें इंडिया में रिसर्चर्स को फेस करनी पड़ रही है वो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है इसके ही सॉल्यूशंस आप और हम मिलके ढूंढ लें। पहला है लैक ऑफ ट्रेनिंग इन द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च। रिसर्च मेथोडोलॉजी की फिक्स्ड या ऑथेंटिक या रजिस्टर्ड कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, राइट। तो कि जहाँ पे ट्रेनिंग मिल सके सारे ही सब्जेक्ट्स में, सोशल्स में, साइंस में लेबोरेटरी मिलती है लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिलती। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लैब वर्क कर सकते हैं, सोशल स्टडी है तो फील्ड वर्क कर सकते हैं, राइट, लेकिन ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत प्रॉब्लम है रिसर्चर्स के सामने
कि ट्रेनिंग नहीं मिलती। हम पढ़ते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर सीखते हैं। तो ये ही प्रोसेस रिसर्च में है। टॉपिक को पढ़ा, कुछ समझ में आया, उस पर रिसर्च पेपर लिखा, बाद में समझ में आया कि एक वेरिएबल तो छूट गया, नेक्स्ट टाइम फिर लिखते हैं, फिर उस वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं। तो ये एक सामान्य सी प्रोसेस है जो इंडिया में है। Then there is an insufficient interaction between the university's research department and on other side business establishment, government departments and research institutions. Um, ये ऐसा जो राइटर है उनको ऐसा लगा होगा कि इनसफिशिएंट इंटरेक्शंस होता है जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च डिपार्टमेंट है प्लस किसके साथ, जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है ना। जितने लेबोरेटरी हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सभी फील्ड्स में, या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। एक होता है स्कूल में एडमिशन लिया, देन उसके बाद कॉलेज किया, देन कॉलेज कंप्लीट हो गया, देन जॉब सर्च कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, है ना, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अब जब जॉब सर्च कर रहे हैं तब एक कैंडिडेट को एक गैप फील होता है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक गैप फील होता है कि ये जो स्टूडेंट पढ़ के आए हैं थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेके आए हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। दैट मीन्स जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, किताबी ज्ञान जो है, और जो रियलिटी में हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ से चालू होता है गैप, जिससे धीरे 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 बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल आते हैं, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी। आपने पढ़ाई तो पढ़ ली है, लेकिन क्या आप नौकरी पाने के लायक हैं, ये एक, है ना, ये गैप आ जाता है। वैसे ही यदि इंटरैक्शन यूनिवर्सिटी एंड कॉर्पोरेट्स के बीच या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बीच और जितने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं उनके बीच, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रिगार्डिंग रिसर्च कि व्हाट दे आर फेसिंग, है ना, रियल में वो क्या फेस कर रहे हैं, क्या चीजें यूनिवर्सिटी को अपने सिलेबस में रखनी है, कैसे उनको जो कॉरपोरेट्स हैं वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे हैं, और कैसे हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ये जो एक इंटरेक्शन है, ये यदि और होगा, डेफिनेटली हो रहा है लेकिन उसका जो परसेंटेज है बहुत कम है। ये इंटरेक्शन यदि बढ़ जाए रिगार्डिंग रिसर्च, तो काफी एक सपोर्ट, एक हेल्प, एक गाइडलाइन मिल सकती है हमारे आने वाले रिसर्चर्स को या रिसर्च स्कॉलर्स को। तो ये एक कमी है भारत में। थर्ड, मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस यूनिट हैं, कंपनी है, जो अपना डेटा शेयर नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? वो इस डर से शेयर नहीं करती हैं कि यदि ये रिसर्चर्स के पास गया और उन्होंने मिसयूज पहले किया, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी, है ना, यदि हमको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसका मिसयूज होने लगता है, राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब मिसयूज की बात करें तो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बीइंग अ पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, राइट। उसके बाद वो किससे परेशान हो जाते हैं? उस एडमिशन के फोन कॉल से जो लगातार उनको आते रहते हैं। तो वो जो डेटा कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास था, वो मार्केटर्स जो बीच में ब्रोकर्स होते हैं वो उनका मिस यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ और था किसी काम को करने का, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का मिस यूज हो रहा है। सो रिसर्च में भी ऐसे मिसयूज ना हो डेटा, कंपनी बिलीव नहीं करती है बहुत जल्दी। एक एक इंसिडेंट मुझे भी याद है, जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी, फ्यूचर ग्रुप पे मेरी रिसर्च हुई है। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत एंथुजियाज्म होता है ना, बहुत ज्यादा हम जोश से भरे होते हैं, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये पैरामीटर भी देख लेंगे। तब मैंने लीगल HR डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया मुंबई में टेलीफोनिकली कि मुझे ऐसा रिसर्च करना है, और मैं एक्चुअली रिटर्न परमिशन चाह रही थी उनसे कि मुझे रिटर्न में वो परमिशन दें कि हाँ मैं उनके डेटा को यूज कर सकती हूँ। जनरली ऐसा होता नहीं है बट एक मेरा थॉट था ये।
तो मैंने जो ऑनलाइन नंबर होते हैं ना, जोन वाइज, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन वाइज मैंने कॉल किया। देन फिर मुझे एचआर का नंबर मिला, एचआर से बात की। एचआर ने कहा ये मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नंबर दिया, उनसे बात की। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तो लीगल एस्पेक्ट है, लीगल डिपार्टमेंट को दिया। और वो करते 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 15-20 नंबर्स मेरे पास आए, जिसमें मैंने अपनी बात रखी। बट एट लास्ट आंसर नहीं आया मेरे पास। वो परमिशन तो दूर की बात है, वो प्रोसेस भी मेरे पास नहीं आ पाई कि व्हाट आई हैव टू डू टू कलेक्ट और टू टेक देयर परमिशन। फिर मैंने अप्रोच किया दूसरे जोन, है ना, ईस्ट जोन को छोड़ के मैं दूसरे जोन के हेड जो है उनसे पर्सनली मिली। एंड ही रिजेक्टेड माय प्रपोजल। बोले नहीं, हम क्यों अलाउ करेंगे आपको, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ये ये एक कहते हैं ना, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड एक इंसिडेंट था, जिसमें कॉर्पोरेट्स भरोसा ही नहीं करते हैं रिसर्चर पर डेटा शेयरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। फाइनली विदाउट देयर परमिशन मैंने की, क्योंकि कहीं पे ये रूल नहीं है कि हम कुछ इंफॉर्मेशन उनकी नहीं ले सकते। यदि कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है तो उसको नहीं लिया गया, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड थी वो बिल्कुल लिया गया। तो ये एक चैलेंज होता है रिसर्चर्स के लिए कि वो डेटा कैसे कलेक्ट करें। देन फिर जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द रिसर्चर एंड इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर डिपार्टमेंटल राइवल्स आर कॉमन। ये एक जिसने भी राइटर ने लिखा बहुत हिम्मत करके लिखा है। ऐसा दिखाया नहीं जाता है बट होता है, इंटर डिपार्टमेंटल भी राइवल्स होते हैं। राइवल्स कहना शायद सही नहीं होगा, हम कॉम्पिटिटर्स कहें। एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स के बीच एक कंपटीशन होता है अच्छे परफॉर्म करने का, है ना, कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा है। ये सभी में होता है। जैसे एक कॉर्पोरेट की बात करें तो उनके बीच में कंपटीशन होता है कि किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। ये सभी में होता है, ह्यूमन नेचर है। तो इसके कारण भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ना, कोई नियमावली नहीं है जिसको रिसर्चर्स फॉलो कर सकते हैं। Then many researchers in our country also face the difficulty of adequate and timely secretarial assistance including computer assistant। ये तो बहुत सारे लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, है ना, अचानक से बोल दिया गया कंप्यूटर पढ़ने के लिए, है ना। कोई असिस्टेंस, यदि आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो बहुत क्लियरली प्रोसेस मेंशन नहीं है कहीं, है ना। चाहे कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, जितने भी और बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें ये मेंशन नहीं है कि फला असिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगा। लेकिन आई बिलीव कि आप लोगों के पास आई थिंक असिस्टेंस तो काफी मिल रहा होगा। ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ रही होगी, ना ही इन फ्यूचर में करनी पड़ेगी। जितना बनेगा हम सभी आप लोगों को असिस्टेंस, हेल्प करने के लिए हमेशा है। Then library management and functioning is not satisfactory at many places, and much of the time energy of researchers is spent in pressing out the books, journal reports and etc. मतलब जो हमारा एक रिसर्च का टाइम है वो ज्यादा मैक्सिमम लॉस्ट होता है अपडेटेड नॉलेज को, अपडेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। कहाँ से मिलेगा, वो सोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि जो लाइब्रेरी भी है वो अभी तक क्या हो रही थी, ई लाइब्रेरी नहीं थी, है ना, बुक फिजिकल फॉर्म में था। तो जो बुक्स थे, जर्नल्स थे या रिपोर्ट्स थी, मैनुअल्स थे, वो टाइम के साथ डेफिनेटली पुराने हो जाते हैं, अपडेटेड अपडेशन की जरूरत थी। तो आप सभी को एक ई लाइब्रेरी का आईडी पासवर्ड दिया गया है, उसको एक्सेस करिए। आज अभी मैं ऑनलाइन बता भी देती हूँ कि वो एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है रिसर्च से रिलेटेड रिसर्चर को इंडिया में। बहुत ही कॉमन से पॉइंट थे। इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।